हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर सीरीज में। मैंने ऑलरेडी दोस्तों 12 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आप जाइए उनको देखिए, उनमें पता लगेगा कि आपको भारत की जो इकोनॉमी है कैसे प्रकार से वर्क कर रही है। आज मैं दोस्तों जो डिस्कस करूंगा इस लेक्चर के अंदर वो लैंड रिफॉर्म को लेकर करूंगा। भारत के अंदर भूमि सुधार किस प्रकार के लाए जाते हैं और क्या आवश्यकता होती है, यानी कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, सभी बातें डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है दोस्तों कि जो जिस प्रकार से मैं ये लेक्चर सीरीज चला रहा हूँ इसी प्रकार से एक सीरीज और लेके आऊँगा। उसमें दोस्तों मैं बताऊँगा कि जो दुनिया में या फिर भारत में जो जो प्लेसेस न्यूज में रहते हैं, जैसे स्थान कोई न्यूज में रहा है, जैसे अभी हाल ही में भारत के में कोई भी ऐसा स्थान है जो भी कोई भी न्यूज में रहा है, वो सारे के सारे एक लेक्चर माध्यम से या सीरीज के माध्यम से डिस्कस करूंगा। दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा अभी हाल ही में तुर्की के अंदर जो भूकंप आया है उसमें लगभग 50,000 लोगों की जानें गई हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो यूपीएससी है दोस्तों, वो इर्द गिर्द से सवाल बना के पूछती है। वो सीधा आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगी कि भूकंप किस देश में आया है या फिर इसका कारण क्या है। तो ये सब चीज़ें नहीं पूछती है वो यूपीएससी पूछती है जो उसके इर्द गिर्द सवाल बनाए जा सकते हैं। तो सारी बातें दोस्तों लेक्चर सीरीज में डिस्कस करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ लैंड रिफॉर्म के बारे में। दोस्तों, लैंड रिफॉर्म जब ब्रिटिश काल में लैंड रिफॉर्म किस प्रकार के लाए जाते हैं? परमानेंट सेटलमेंट, मालवाड़ी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर दोस्तों बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को वसूला जाता है। अब किस प्रकार से दोस्तों, इसमें इसकी जो खास बात है, खास बात यह है कि इसके अंतर्गत जमींदारी होती है। मतलब जमींदार होते हैं। जमींदार कौन होते हैं? जो सरकार के और जो कृषक होते हैं, जो किसान होते हैं, उनके बीच में जो पैसे लेने का कार्य करते हैं वो जमींदार लोग करते हैं। अब जमींदार अपना पेट भरते हैं। जमींदार सबसे ज़्यादा वसूलते हैं किसानों से। किसानों को फिर वो जो सरकार को देते हैं वो जितनी की उन्होंने तय कर रखी है वो उतना दिया जाता है। क्योंकि जो सरकार होती है दोस्तों, उनके द्वारा फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतना कर देना है, इतना आपको लगान देना है। तो दोस्तों, जो बीच में जो जमींदार होते हैं वो किसानों से सबसे ज़्यादा कर वसूलते हैं, वो अपना पेट भरते हैं। वहीं अगर यूपी और पंजाब की बात करूं दोस्तों, यूपी और पंजाब के अंदर क्या होता है कि जो गांव का मुखिया होता है वो कर वसूलता है और वो सरकार को जाके देता है। और वो बॉम्बे और मद्रास के अंदर दोस्तों जो ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट है, इसके अंतर्गत व्यवस्था ये थी कि जो किसान लोग होते थे वो सीधे सरकार को मतलब लगान देते थे। तो दोस्तों, इनके बीच में कोई भी जमींदारी प्रथा या फिर कोई मुखिया वुखिया नहीं होता था। ये सीधे सरकार को जाके अपना वसूल कर देते थे। तो इस प्रकार का भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये सेटलमेंट लाए जाते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं आपको जानने की ज़रूरत है। अब भूमि सुधार के दोस्तों उद्देश्य क्या आते हैं, अब लाए क्यों जाते हैं दोस्तों? ये इन चीज़ों को देखा जाता है सरकार के द्वारा। जब भारत देश आज़ाद हो जाता है, भारत दो टुकड़ों में बट जाता है, तो इन चीज़ों को देखा जाता है भारत सरकार के द्वारा कि ये अब भारत के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होंगी। जो जमींदारी प्रथा है उसको ख़त्म किया जाता है। और जो भारत के अंदर जो असमानता फैली हुई है, असमानता किस प्रकार की कि जो लगभग 1% जो जनसंख्या है, जैसे जमींदारे हैं, जो किसान लोग हैं, उनको दोस्तों उनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। अब वो किसी भी प्रकार की ज़मीनें हो सकती हैं, कहीं पर भी बड़ी बड़ी ज़मीनें, बड़ी बड़ी उनके पास हेक्टेयर में ज़मीन है। तो उनको दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा उनसे आग्रह किया जाता है, सरकार के द्वारा नियम बनाए जाते हैं कि आपको इतनी ज़मीन नहीं रखनी है सर, इन ज़मीनों को अब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिससे कि असमानता को दूर किया जा सके। दोस्तों, भारत देश की जो जनसंख्या है, लगभग उस टाइम पर 90% जनसंख्या गरीब थी, मजदूर वर्ग थे, किसान लोग थे। तो उन दिनों को दोस्तों छोटे छोटे किसान लोग हुआ करते थे। मतलब छोटी छोटी ज़मीनों पर वो अपना कार्यक्रम, मतलब जो भी अपन खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी के माध्यम से वो अपना सिर्फ पेट ही पाल सकते थे, खाने के लिए ही। वो आगे सर्वाइव करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। मतलब उनको आगे बढ़ने के लिए या फिर आगे मेन धारा में लाने के लिए सरकार के द्वारा फिर क्या किया जाता है, इस असमानता को दूर किया जाता है। भूमि सुधार के उद्देश्य दोस्तों क्या है? कुछ हाथों में जो संकेंद्रीकृत आय है, जैसे आपको बता देता हूँ, विकेंद्रीकृत करना, ताकि उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मांग की वृद्धि हो सके। काश्तकारों को भूमि प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष स्वामित्व की प्रणाली का निर्माण करना, ये कारण होते हैं दोस्तों भूमि सुधार के उद्देश्य। ठीक है। भारत में जो भूमि सुधार लाए जाते हैं दोस्तों, उसका फ्रेमवर्क किस प्रकार से होता है दोस्तों? भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 139 है। 39 दोस्तों, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, डीपीएसपीपी जिनको आप बोलते हैं, देश के अंदर महत्वपूर्ण संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार का वितरित किया जाना चाहिए कि जो सार्वजनिक हितों सर्वोत्तम रूप से साधा जा सके। ये कहता है दोस्तों हमारे संविधान का अनुच्छेद 39। आर्थिक प्रणाली का संचालन इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि संपत्ति या उत्पादन के संसाधनों का सार्वजनिक रूप से अहैतकरण हो। ये दोस्तों इस प्रकार से हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत
39 के अंतर्गत ये प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के जो अंतर्गत है उनका जो भूमि सुधार से संबंधित राज्यों की जिम्मेदारी है, मतलब राज्य ही कार्य करते हैं, राज्य की ही जिम्मेदारी होती है कि वो किस प्रकार के लैंड रिफॉर्म लेके आएंगे। जो संघीय सरकार होती है उनके संबंध में व्यापक नीति निर्देश जारी करती है, किंतु जो भूमि सुधार होते हैं कानून की प्रकृति होती है, राज्य नीतिक इच्छा शक्ति का स्तर भूमि सुधार के लिए जो संस्थागत होती है समर्थन और भूमि सुधार को क्रियान्वित करने की जो सफलता होती है कोटि कोटि अलग अलग से उनकी रखी गई है। तो ये कारण होते हैं दोस्तों सरकार के अंदर भूमि सुधार लाए जाते हैं और इसका क्या फ्रेमवर्क होता है, ये सभी की सभी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब भूमि सुधार के लिए दोस्तों उपाय किए गए हैं, क्या क्या उपाय किए गए हैं। काश्तकारी का विनियमन। काश्तकारी क्या होता है दोस्तों, काश्तकारी वे लोग होते हैं जो किसान लोग होते हैं, किसानों की जो जमीन ठेके पर लेके रखते हैं वो काश्तकार होते हैं। काश्तकारी का विनियमन क्या करना, मतलब उनको नियम कायदे कानून दायरे में लेके आना भूमि सुधार के उपाय होते हैं। अब ये 4 उपाय होते हैं। एक तो होता है दोस्तों काश्तकारी का, उनका विनियमन करना। एक होता है दोस्तों बिचौलियों का उन्मूलन करना। बिचौलिए मैंने आपको बताया जमींदार होते हैं, जो जमींदार लोग होते हैं वो बिचौलिए होते हैं। अब उनके द्वारा दोस्तों इन सब चीज़ों को हटा दिया जाता है, जमींदारी प्रथा को बंद कर दिया जाता है जब भारत देश आज़ाद हो जाता है। जो भूमिहीन होते हैं उनको मतलब जो जोतने के लिए ज़मीन चाहिए उनको लगभग कुछ तो ज़मीन मिलनी चाहिए कि जिससे कि वो अपना पेट भर सके। तो ये कारण होते हैं दोस्तों। और उनको समेकित जो जोत होते हैं, जो किसान लोग होते हैं उनको अच्छे से मतलब उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली तरीके से करना। तो इस प्रकार के जो होते हैं दोस्तों ये भूमि सुधार के उपाय लाए जाते हैं सरकार के द्वारा। दोस्तों क्या होता है, जो भारत के 3 चरण लाए जाते हैं। प्रथम चरण में लंबे चरण में जो 1950 से लेकर 72 में भूमि सुधार के 3 प्रमुख प्रयास किए गए। बिचौलियों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार भूमि अधिनियम और आरोपित जो भूमि कर पुनर्वर्गीकरण है बिचौलियों का उन्मूलन सफल रहा, किंतु काश्तकारी सुधार व अधिकतम सीमा आरोपित करने जैसे कदमों का सफलता प्राप्त हुई। अब 1972 से 1985 के अंतर्गत क्या किया गया, 1985 में ध्यान में हटाकर उनको गैर कृषि की कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत लाने का ध्यान केंद्रित किया गया। अब तीसरे के अंदर 1985 से 1995 के अंदर दोस्तों क्या होता है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनके माध्यम से मृदा संरक्षण का अधिक ध्यान दिया गया। और फिर बंजर भूमि जैसे बेकार हो चुकी भूमि होती है वो केंद्रित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बंजर भूमि विकास एजेंसी की स्थापना की जाती है। तो तीसरे में दोस्तों चौथे में क्या होता है, 1995 से जो अब तक जारी है भूमि संबंधी जो जारी करने के लिए मतलब भू राजस्व प्रदान करना, विशेष रूप से भूमि अभिलेखों के अध्यक्ष स्पष्ट करना, जो भी सरकार के द्वारा जैसे खसरा खतौनी आप सोचते होंगे देखते होंगे सरकार के द्वारा ये विनियम ही तो किए गए हैं। जो पटवारी होता है, जो लेखपाल होता है वो दोस्तों ये कार्य देखता है। भारत के अंदर सभी के इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के लैंड को एक्विजिशन किया जाता है, लैंड को अलग अलग प्रकार से उनको सरकार के द्वारा देखरेख की जाती है। अब दोस्तों योजना के माध्यम से जो भूमि होती है, जो लैंड होता है उसके नीति निर्माण बनाए जाते हैं। योजना होती है, मैंने आपको बताया दोस्तों पिछले लेक्चर में बताया था, जो पंचवर्षीय योजना होती है वो सरकार के द्वारा लाई जाती है जो कि रूस से प्रेरित होती है। इस प्रकार से जो लैंड रिफॉर्म होते हैं वो पंचवर्षीय योजना के आधार पर भी उनको किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों वो थी दोस्तों 1951 से 1956 के बीच की। उसमें क्या कहा गया था, जो कृषि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं उनकी वृद्धि की जाए, गांव की जो सार्वजनिक भूमि है उसकी देखभाल करने के लिए सामुदायिक विकास केंद्र की नेटवर्क की स्थापना की जाए। और दोस्तों जो नीतिगत पहल है मतलब जो पॉलिसी थ्रस्ट है, नीतिगत बल है वो किस प्रकार का था, प्रति भूमि को कृषि के अंतर्गत लाने के लिए भूमि सुधार व भूमि उपयोग दक्षता में वृद्धि होनी चाहिए। काश्तकारों को भूमि पर खेती करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, बिचौलियों का खात्मा किया जाना चाहिए। ये पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, क्योंकि उस टाइम पर भारत देश आजाद हो गया था और भारत देश के अंदर संविधान लागू हो गया था। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर जो प्रमुख मुद्दा था वो क्या था, प्रमुख मुद्दा ये था यानी कि मेजर इशू क्या था, व्यापक स्तर पर कृषि की वर्षा पर निर्भरता व निम्न भूमि उत्पादकता जैसी समस्याओं इस सिंचाई का भी मुख्य बल देना चाहिए। उस टाइम पर दोस्तों एक भारत के अंदर जो हमारी कृषि है, कृषि दोस्तों काहे पर निर्भर थी, वो थी मानसून की निर्भर। अब दोस्तों सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, जो जैसे आप देखेंगे जो निर्भरता है वो किस पर थी,
मानसून के स्तर पर थी, वर्षा पर स्तर थी, और उसकी सिंचाई कृषि को बढ़ाने के लिए सरकार का इसमें प्रमुख मुद्दा होता है। अब जो थ्रस्ट होता है, मतलब पॉलिसी का थ्रस्ट होता है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में मृदा संरक्षण, भूमि सुधार कार्यान्वयन का प्रथम चरण बना गया। वर्षा में संचित भूमि क्षेत्र के लिए सिंचाई विकास, सामुदायिक विकास के माध्यम से जो प्रौद्योगिकी के लिए संरक्षण का विस्तार किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना आई दोस्तों। इस चरण में खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएं हावी रही, क्योंकि उस टाइम पर दोस्तों 1961 से लेकर 1966 के बीच में हमारे देश के अंदर भुखमरी जैसे हालात थे, क्योंकि हमारे देश के अंदर इस प्रकार के भुखमरी थे, क्योंकि एक तो युद्ध दो हो चुके थे। युद्ध 1962 का चाइना के साथ युद्ध हो गया था, और 1965 का दोस्तों हमारा भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। तो दोस्तों युद्ध के कारण हमारी जो क्षति हुई है, बहुत बुरी हालत इस प्रकार से हो गई थी कि हमें जो अनाज खरीदना पड़ता था वो अमेरिका से खरीदना पड़ता था, और वो दोस्तों अनाज इतना बेकार था कि उसको खाने के लिए भी एक किस्म से जो हमारे आम लोग होते थे वो भी एक लड़ाई से जद्दोजहद सी होती थी। तो इस प्रकार से दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये सुधार किए जाते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उनकी चिंताएं होती हैं, वो हावी रहती हैं। अब इसका जो नीतिगत यानी कि पॉलिसी थ्रस्ट है, दृष्टिकोण से क्षेत्र में चयनित जिलों के लिए गहन क्षेत्र कार्यक्रम अपनाया गया। एकीकृत भूमि नीति दृष्टिकोण, अंतर्निहिता मृदा संरक्षण के लिए सर्वेक्षण किए गए। चौथी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों इस पर भी खाद्य सुरक्षा के ऊपर ही बल दिया गया, और जो सूक्ष्म भूमि है उसकी सिंचाई को मृदा को अपनाया गया। तो ये कारण होते हैं दोस्तों भारत के अंदर भूमि सुधार लाए जाते हैं, और जो इशू होते हैं जो पंचवर्षीय योजना के माध्यम से किस प्रकार से भारत के अंदर भूमि सुधार लाए जाते हैं। अब सीधा दोस्तों मैं चलता हूँ 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। जो लैंड होते हैं उनको लीजिंग यानी कि पट्टाकरण के आधार पर उनको दिया जाता है। अब दोस्तों थ्रस्ट क्या होता है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और प्रतिस्थापन की LARR यानी कि 2013 का भूमि पट्टाकरण लैंड लीजिंग पर नीति आयोग का कंसेप्ट पेपर पृथक व किसान हितैषी सूचकांक सरकार के द्वारा लाए जाते हैं। ये कार्यक्रम दोस्तों सरकार के द्वारा किए जाते हैं। अब दोस्तों सरकार के जब द्वारा ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इसी बीच में बात करता हूँ दोस्तों भूदान आंदोलन की। विनोबा भावे के द्वारा, विनोबा भावे के नेतृत्व में दोस्तों एक भूदान आंदोलन चलाया जाता है। अब मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि ये भूदान आंदोलन लाया क्यों जाता है। दोस्तों 1951 से ये आरंभ होता है। विनोबा भावे ने भूदान एवं ग्राम दान के माध्यम से भूमि के व्यक्तित्व स्वामित्व को समाप्त करने की आशा की थी, कि जो उनकी खेती है वो कहीं ना कहीं भारत के अंदर जिस प्रकार की जो खेती है, जो बड़े बड़े जमींदारी लोग हैं, जो बड़े बड़े जो कृषक लोग हैं, उनको कहा जाता है कि आप अपनी जमीन को कुछ काश्तकारों को या फिर किसी मजदूर वर्ग को आप दान कीजिए। अब दोस्तों 1955 में ये योजना आयोग ने गुलजारी लाल नंदा की अध्यक्षता में देश में भूमि सुधारों की समीक्षा करने हेतु एक समिति भी गठित की जाती है। इस समिति ने जो कृषि भूमि की निरपेक्ष अधिकतम मात्रा है, अधिकतम सीमा है, सीमा के लिए पूंजी निवेश करने के, निजी कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए जो भूमि होती है उनके क्षेत्र में अनिश्चितता समाप्त करने और भूमिहीनों को कार्य व सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में अनुशंसाएं की। एक दोस्तों गुलजारी लाल नंदा की मैंने आपको समिति बताई। एक पंचवर्षीय योजना को विशेष स्पष्ट करता है कि भारत में योजना के आरंभ में ही भारत जो ग्रामीण विकास है, भूमि सुधार के दृष्टिकोण है, जोतों के समीकरण है, और उसके जो ऊपरी सीमा है उसके उपरांत जो भूमि है, बंजर भूमि है, उनका काश्तकारी सुधार खेती के अंतर्गत व्यापार के पट्टे पर निजी भूमि देने से हेतु विधिक प्रावधान बनाने के लिए कंप्यूटरीकरण करना और आधुनिकीकरण करना, इन प्रकार के दोस्तों सुधार लाने चाहिए। ये देता है दोस्तों गुलजारी लाल की अध्यक्षता की एक कमेटी होती है। दोस्तों ये बातें आपको ध्यान रखनी है। भारत के अंदर भूदान आंदोलन का जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार का होता है, ये ध्यान रखनी है बात है आपको, ठीक है। इसमें आप देखिए कि जो जमींदार होते हैं, जो रिच फार्मर होते हैं, उनको कहा जाता है कि आपको जो ज़मीन है इसको डोनेट करनी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बार फिर, इसका भी कोई इम्प्लीकेशन, इतना कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो कुछ लोग होते हैं मान तो जाते हैं कि हम अपनी ज़मीन को दान करने वाले, लेकिन दोस्तों वो ज़मीन किस प्रकार के दान करते हैं, वो दान करते हैं जो अनुपजाऊ होती है, जो बहुत ही ज़्यादा बंजर भूमि होती है, वो उसको अनुपजाऊ करते हैं, उसको दान कर देते हैं, जिसका कोई उपयोग ही नहीं होने वाला है, और कुछ स्तर पर ही लोग उसको दान कर देते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं ये फैल हो जाता है। दोस्तों एक तय भागा आंदोलन है 1946 से 1949 के बीच में चला। ये चला दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर। इट वाज द स्कोप मूवमेंट विच डिमांडेड 2/3 ऑफ द देमसेल्फ एंड द 1/3 ऑफ द लैंडलॉर्ड।
एक इसकी जो डिमांड थी दोस्तों कि एक तिहाई आपको ज़मीन खुद रखनी है और जो दो तिहाई ज़मीन है उसको आपको बांट देना है। इस प्रकार के दोस्तों तेभागा आंदोलन की मूवमेंट की एक किस्म से मोटिव होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है। अब दोस्तों एक और है एक्विजिशन फॉर्म, जो सरकार के द्वारा लाए जाते हैं। सरकार के द्वारा दोस्तों कुछ मामलों में दोस्तों क्या होता है, ये तो बातें मैंने पृष्ठभूमि की आपको बताई, जितनी भी बातें तेभागा आंदोलन या फिर आप विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन चलाया जाता है, ये इस प्रकार के होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों भारत के अंदर भूमि को अधिग्रहण करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या रिफॉर्म किया जाता है। भूमि का अधिग्रहण क्या होता है दोस्तों, किस प्रकार से सरकार होती है जो भूमि अधिग्रहण करना चाहती है। क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण के लिए हमें रोड, सड़कें, कनेक्टिविटी, ट्रेन वे, जितने भी जो भी सरकार के द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनको हम, अब जमीन भी तो खरीदनी है, उनके जमीन खरीदने के लिए सरकार क्या करेगी, अधिग्रहण करेगी। अब 1894 के अंदर ब्रिटिश सरकार उस टाइम पर हुआ करती थी, एक लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया जाता है। उसमें इंडिया और पाकिस्तान भी, आज भी पाकिस्तान इस लैंड एक्विजिशन फॉर्म को अपने देश के अंदर भी चलाता है और भारत के अंदर भी। भारत के अंदर तो 2013 में इसको अमेंडमेंट कर दिया गया है, लेकिन उनके देश का पता नहीं वो किस प्रकार से उसको चला रहे हैं। The government, private acquire and the loan those countries. Acquisition of land for some public purpose by government agency from individual landowner authorized by the law after the paying the government fixed compensation to cover losses incurred by the landowner from the surrounding their land of the concern। दोस्तों ये है 1894 का जो एक्ट लाया जाता है, उसके अंदर जब सरकार होती है दोस्तों, सरकार को क्या करना होता है कि जहाँ पर ज़मीन की कोई पैदावार कर रहा है कोई किसान है, तो दोस्तों वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है, जैसे आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को ले लो, वहाँ पर उसको पट्टी बिछानी है। क्योंकि उस टाइम पर कोई सड़कें वड़कें इतनी नहीं बनाते थे। उस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा जो तेज़ी पर कार्य चल रहा था वो चल रहा था दोस्तों ट्रेन के माध्यम से आयात निर्यात, ट्रेन के माध्यम से सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए। तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, रेलवे को सड़कें बिछानी है, तो इस प्रकार से एक्विजिशन सरकार करती है। अब दोस्तों डेवलप एज ए लेजिस्लेशन एक्वायर लैंड मेनली फॉर द डेवलपिंग द रेलवे नेटवर्क। सरकार को दोस्तों एक्विजिशन करने के लिए ये रिफॉर्म लाए जाते हैं। फिर दोस्तों 2013 के अंदर बहुत दिनों के बाद, आप देख सकते हैं आप कितने दिनों के बाद हमारे देश के अंदर लैंड रिफॉर्म के लिए, मतलब एक्विजिशन के लिए, अधिग्रहण के लिए संशोधन किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या प्रावधान होते हैं उसको बात करते हैं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, सामाजिक प्रभाव आकलन सर्वेक्षण, अधिग्रहण का आशय स्पष्ट करने हेतु जो प्रारंभिक अधिसूचना व्यक्त करने, अधिग्रहण की घोषणा व निश्चित समय पर मुआवजा प्रदान करने की इसको इसके अंतर्गत शक्तियां दी गई हैं। अब मुआवजा किस प्रकार का दोस्तों, मुआवजा दोस्तों जब सरकार किसी भी जमीन को हड़पा लेती है, मतलब अपने अंदर कर लेती है, तो उसको क्या करती है दोस्तों, उसको मुआवजा भी देना होता है। अब इसकी मुआवजा की भी दोस्तों कहीं ना कहीं सीमा रखी गई है। किस प्रकार की सीमा, ग्रामीण इलाकों में दोस्तों उसको 4 गुना दिया जाएगा, जो सरकार के द्वारा रेट फिक्स किया गया उसका 4 गुना दिया जाएगा, क्योंकि वो अपनी जीविका को खोकर सरकार को वो भूमि दान दे रहा है। अब वहीं शहरी इलाकों में उसका 2 गुना दिया जाएगा, जो बाजार का मूल्य है उसका 2 गुना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अधिग्रहण अधिनियम लाया जाता है। जो नया कानून है दोस्तों, सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी के आधार पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किए जाने के लिए 70% सहमति और निजी कंपनियों के लिए, और भूमि अधिकृत किए जाने के लिए 80% सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। अब क्या होता है दोस्तों, भारत की सरकार जो भी प्रोजेक्ट बनाती है, प्रोजेक्ट बनाने के माध्यम से वो क्या करती है, वो पीपीपी को भी लेके चलती है, मतलब प्राइवेट को भी अपने साथ लेके चलती है कि भाई आपको भी ये काम करना है, तब जाके हम आपको पैसा देंगे। मतलब पैसा देंगे किस प्रकार का, कि 50% आप इसका बनाइए, 50% हम बनाएंगे, तो बाकी का पैसा जितना भी होगा हम दे देंगे। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं लैंड का अधिग्रहण करने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से सरकार उनके लिए नियम बनाती है, सरकार उनको जमीन खरीद के देती है, तब जाके वो कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट करते हैं। आज के समय में दोस्तों ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल होती जा रही है, क्योंकि भारत के अंदर जो लैंड का एक्विजिशन है वो सरकार कर रही है, लेकिन जो सरकार करके फिर वो क्या करती है, वो प्राइवेट को दे देती है। प्राइवेट क्या करती है, इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे पाती प्राइवेट, क्योंकि सरकार कोई ऐसी ज़मीन भी तो होती है जहाँ पर उस ज़मीन की इतनी ज़्यादा महत्ता हो जाती है कि
कि एक जमीन मतलब एक एक परिवार का ही वो पेट भर रही है। भाई 2-3 बीघे जमीन है, मानने की बात है, 1 एकड़ जमीन को मान लीजिए, 1 एकड़ जमीन एक कर रही है कि उसके परिवार का पालन पोषण कर रही है। अब वो पालन पोषण करने के लिए सरकार को वो जमीन चाहिए, सरकार को कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो जमीन चाहिए, तो उसको बेचने के लिए जो किसान लोग हैं वो नहीं तैयार होते। तो इस प्रकार से सरकार क्या करती है, उसको जबरदस्ती भी करती है, फिर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसमें देरी लेते भी होते रहते हैं। तो ये दोस्तों ये कार्य आपको ये ध्यान रखने हैं, इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार के भारत के अंदर लाए जाते हैं। ठीक है, अब ये इसमें सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं, आप इनको देख लीजिए। भूमि सुधार के विश्लेषण जो जो बातें मैंने आपको कर ली हैं, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों भूमि सुधार के जो भविष्य होते हैं वो क्या होते हैं, जब भूमि सुधार हो जाते हैं क्या क्या कार्य होने लगते हैं। भारत में लगभग प्रत्येक स्थान पर भूमि सुधार को भूमि पर अधिकतर या अधिकार रखने वाले अभिजात जो वर्ग के लोग हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, तीव्र गतिरोध उनका प्रतिरोध सामने आने लगता है। क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है दोस्तों, जो जमींदारी प्रथा है उसको खत्म कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। पश्चिम बंगाल में जो तेबागा आंदोलन के दौरान संशोधन में तीव्र गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, इतना जबरदस्त होता है कि कोई इस परियोजना को त्यागना पड़ा, सरकार को इस परियोजना को त्यागना पड़ता है। भूमि सुधार एजेंडे को सफल बनाने के लिए अत्यधिक राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, तभी आप किसी को जमीन मतलब सरकार के द्वारा कोई जमीन अक्वायर कर सकते हो। भूमि सुधार के क्षेत्र में दोस्तों प्राप्त अनुभव से पता चलता है कि जो समतावादी ग्रामीण समाज के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए केवल संपन्न वर्ग से भूमि लेकर निर्धन वर्ग में वितरित करना पर्याप्त नहीं है। और जब आपको देखते होंगे जो जो सरकार जो सबसे ज़्यादा ज़मीन होती है, जो संपन्न वर्ग होता है, जो ऊंची जाति के लोग हैं, उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती है। जो मध्यम वर्ग या फिर नीचे जाति के लोग होते हैं उनके पास इतनी ज़्यादा ज़मीनें नहीं होती कि वो अपना पेट पालन भी कर पाए। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये भारत के अंदर समानता देखी जाती हैं, तो इसको सरकार कहीं ना कहीं देखने लगती है और ये सब चीज़ें सरकार के द्वारा की जाती हैं। अब ये सब बातें हुई दोस्तों, मैंने आपको बता दी हैं, इनका ध्यान रखना है। अब लैंड रिफॉर्म के ये दोस्तों इनको किया जाता है कि लैंड सीलिंग लगा दी जाती है, मतलब सीमा लगा दी जाती है कि आपको इतनी ज़मीन रखनी अनिवार्य है। अब टेंजेंसी रिफॉर्म, लैंड कंसोलिडेशन या फिर एबोलिस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट जमींदारी प्रथा का इसमें अंत हो जाता है। अब दोस्तों निजी जो होती है, निजी परियोजनाएं होती हैं जिस प्रकार की, जैसे कि पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर जो सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, उसमें भी तो सरकार को अधिग्रहण करना है जमीनों का किस प्रकार का अधिग्रहण करना है कि सरकार ही तो लेके देगी उनको जमीन। जो प्राइवेट, जैसे कोई बिजली घर बनाना है, प्राइवेट कोई कंपनी लगेगी वहां पर, तो सरकार वहां पे जमीन लेके देगी, तब जाके वो कहीं पर इस प्रकार का जो उद्यम है वो बना पाएगी। तो सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं ये भी चुनौती सामने आने लगती है। और चुनौती का सामना करने के लिए सरकार क्या करती है दोस्तों, फिर उनका जो दाम होता है, साम दाम दंड भेद के आधार पर वो जमीन होती है ले लेती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। समय के आधार भी दोस्तों ये कारण आगे आने वाले समय में सरकार उनको प्रतिबद्ध करती है। तो इस प्रकार के दोस्तों लैंड रिफॉर्म सरकार के द्वारा लाए जाते हैं। और पट्टाकरण एक लीजिंग राज्यों के लिए सुधार किए जाते हैं। जो हमारे पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं नीति आयोग के, अरविंद पंगगड़िया, उनके द्वारा दोस्तों आज़ादी के ठीक बाद के दशकों में भारतीय राज्यों में ग्रामीण कृषि भूमि को पट्टे पर देने पर कानून रूप से लागू किया गया था। उस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता दोस्तों जमींदारी प्रथा को खत्म करना की थी। लेकिन जो जोतदार होते थे, जमीन दिलाने के लिए जमीन के नए सिरे से वितरण करने की थी। उस समय शीर्ष नेतृत्व माना जाता था कि ब्रिटिश काल में चली आ रही सामंती भूमि व्यवस्था के साथ कस्तकारी और उप कस्तकारी अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए विभिन्न राज्यों ने दोस्तों कस्तकारी सुधार कानून अपनाए, जिसके कस्तकार को न सिर्फ स्वामित्व का अधिकार देने की व्यवस्था की गई, बल्कि जमीन को पट्टे पर देने पे भी इसको निषेध किया गया। लेकिन इसको हतोत्साहित भी होता है दोस्तों। आज के समय में सरकार के द्वारा लैंड लीजिंग के भी रिफॉर्म लाए गए थे। लैंड लीजिंग दोस्तों किस प्रकार के, जो किसान लोग होते हैं वो अपनी जमीन को किसी एक दाम पर उसको लैंड या फिर 1 साल के लिए उसको दे देते हैं, जिससे कि सरकार के द्वारा अगर कानूनी रूप से दिया जाए तो उसकी नोटरी होती है, उसको एक स्टाम्प के माध्यम से दोस्तों ये सब बातें की जाती हैं। दोस्तों जितनी बातें मैंने आपको इसमें की हैं, ये लैंड लीजिंग के, ये नीति आयोग के द्वारा सब बातें की गई हैं, इनको ध्यान रखना है दोस्तों। जितनी बातें मैंने आपको इसमें बताई है, लेक्चर थोड़ा छोटा था, लेकिन जो मेन बातें थी वो मैंने आपको इसमें बता दी है कि सरकार के द्वारा जो भूमि सुधार आंदोलन है वो क्या लाए जाते हैं। सीलिंग लगा दी जाती है कि भाई इतनी जमीन किसी के पास नहीं होनी चाहिए, और सरकार के द्वारा अबोलिश किया जाता है जो जमी प्रथा होता है, जमींदारी प्रथा होती है, वो सब बातें मैंने इसमें डिस्कस कर ली हैं। दोस्तों लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको थोड़ा सा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, अपनी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।